हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट, जो दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर एनालिसिस को देखते हुए जो आपका 6, 7, 8 दिसंबर को हो चुका है एग्ज़ाम, उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स थे जो आपसे पूछे गए थे, उन्हीं सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ पर इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, और कुछ मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से और पूछे जा सकते हैं, आपको ऐड ऑन करके क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा, एक क्विक रिवीजन की तरह है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, जितने लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका भी अभी 11, 12, 13, 14 जितना भी शिफ्ट में लगा हुआ एग्जाम, सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप सभी को पता है कि जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन वगैरह से आपके जो आपके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटीग्रेट करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है कि वहाँ पर सोच समझ के ही आंसर देना है। कोई भी कॉन्फ़िगर पर आपको जो है टिक लगाते समय थोड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ना है ना। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आप क्योंकि एज ए टीचर है ना, आपकी क्या है एप्टीट्यूड को चेक किया जा रहा है, वहाँ पर आप पेपर इसीलिए दे रहे हैं आपके एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए। तो आप क्या है पॉजिटिव एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर तब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाता है टीचिंग और कम्युनिकेशन वगैरह की बात। उसके बाद जो है फैलेसीज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, और अधिकतर इनफॉर्मल फैलेसीज पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में इनको हम कैसे पहचानेंगे, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इनफॉर्मल फैलेसीज की, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में आपकी क्या पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी, ये ज़्यादा जो है डिटेल वाले टॉपिक्स हैं और इनमें से ये नहीं पता रहता है क्या चीज़ पूछा जाएगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल, बस मैंने आपको कई बार बताया है, आप इतना ही जान लीजिए कि प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इनके अगर फीचर्स आपको पता हैं, आप आसानी से चीज़ों को जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च और सॉफ्टवेयर पे कल ही वीडियो मैंने दी है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे सॉफ्टवेयर हैं, रिसर्च सॉफ्टवेयर और टीचिंग सॉफ्टवेयर। टीचिंग से भी आपके सवाल आ रहे हैं, अभी कहूत से सवाल आया था कि कहूत प्लेटफॉर्म को किस में यूज़ किया जाता है, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए, क्विजिंग के लिए, इस तरह से मतलब ऐसे मतलब जो आपकी टीचिंग है उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए गेम के माध्यम से कैसे लर्निंग कराई जाए, इसलिए हम कहूत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसको मैंने सॉफ्टवेयर का जो है एक वीडियो आपको बना के दिया, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए आपको क्या क्या वीडियो देखनी है जिससे आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर दे दिया है। तो आप जब इसको खोलेंगे ना, मेरे चैनल पे जाएंगे, एक्सेल इन एजुकेशन सर्च करिएगा, उसमें आपको वीडियोस वाले फॉर्म उसमें जाइएगा कॉलम में, वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी, है ना। कुछ प्लेलिस्ट में भी डाल दी है, लेकिन इधर मान लीजिए अपडेट नहीं हो पाया है तो आपको वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। इसमें देखिए ये सॉफ्टवेयर वाली है, टीचिंग एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें एक क्विक रिवीजन आपको दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। साथ में हाइपोथेसिस, यहाँ से सवाल आपके बन रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसके बारे में मैंने बताया है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते समय हम कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो पेपर एनालिसिस वाला है 6 दिसंबर का था, इसमें मैंने G20 के बारे में बता रखा है, साथ में और भी करेंट अफेयर कॉप से संबंधित, कॉप 26, 27, इन सब के बारे में भी बता रखा है, इस वीडियो को देख लीजिए। और ये है आपकी प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियां। ठीक है, यहाँ से जो आपके सवाल बन रहे हैं ना, बहुत इंटरनली सवाल पूछे जा रहे हैं, वो मतलब बहुत डीप में जाके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इस वीडियो को बनाया है तो इसमें आपकी प्रमुख शिक्षा आयोग और समितियां, जो कि आपको एक क्रमवार लगाने को भी आती हैं और आपके इसमें अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख आयोग की रिकमेंडेशंस क्या थी, उनकी अनुशंसाएं क्या थी, है ना, उन्होंने किन पे काम किया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी हैं क्रम से। वो सारी चीज़ें अगर आप एक बार देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिलसिलेवार ढंग से चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि ऐसे तो याद करके तो ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले, है ना। एनटीए का हर बार पैटर्न कुछ ऐसा रहता है, वो कुछ नई चीज़ें डाल देता है ना। तो इस तरह से आपको पता है आईसीटी में क्या पूछा जा रहा है, तो कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कन्वर्जन के लिए, और मेमोरी से सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, वो तो आते ही हैं। ठीक है, तो रैम रोम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें भी उसकी हायरार्की
क्रम से लगाने को, कि मतलब मेमोरी में जो है किस तरह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इन वीडियोस को आप देख लीजिए, इसीलिए मेरा मतलब था कि आप इनको कुल मतलब 10-10 मिनट 20-20 मिनट लगेगा, 1 घंटे में ये बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ कवर हो जाएंगी, है ना। इसलिए इन चीज़ों को देख लीजिए और फैलेसीज वाली भी आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल आपका बन सकता है ये बनता है आपका ICSSR। कई बार आपको क्या है यहाँ पर ना इस तरह से भी दे दिया था, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैचिंग से ना क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, मैच द कॉलम, है ना। तो मैचिंग द लिस्ट में आपके ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। तो देखिए ICSSR क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। उसके बाद ICHR क्या है, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इसी तरह से ये लिख के आता है और आपको दूसरी तरफ इसको मैच करना होता है, ठीक है। मैचिंग में ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ICPR, तो इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, दार्शनिक अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है, IIAS। तो यहाँ पे काउंसिल ना होके क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, है ना। तो इस तरह से ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे दी हैं। अब देखिए NAAC का पता है ना फुल फॉर्म, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अब इसमें देखिए इस टेबल को, ये चीज़ें मैंने ऐसे यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि आप एक बार देखें और आपको याद हो जाए, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, NAAC के द्वारा ग्रेडिंग की जाती है। ये इसमें जो है जो स्केल होती है 5 पॉइंट स्केल है। तो यहाँ पर आप देखिए A, B और C, A+, फिर AA+, B++, AA+, है ना, C++ और C++। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आप पूरा मत याद करिए, लेकिन बस इसको यहाँ से याद रखिए। नीचे C है, C+1, C2+, है ना। तो इसमें आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो है NAAC मतलब यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन का काम करता है, ग्रेडिंग का काम करता है, ग्रेडिंग देता है। तो जिस संस्थान को 55% से कम अंक मतलब प्रत्यायन हेतु प्राप्त होते हैं, जब वो उसका असेसमेंट करता है, तो जब 55 से, है ना, देखिए यहाँ 55 C है लास्ट आपका, ठीक है, 55 से 60। तो जब 55 से भी कम मिलेगा, इसका मतलब वो उस रेंज में नहीं आ रहा है, उसको कोई ग्रेडिंग नहीं दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो संस्थान है मूल्यांकन के पश्चात एक्रेडिटेशन लायक नहीं है, ठीक है, इसके योग्य नहीं है। तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या है, टेबल पता होनी चाहिए। बाकी आपने पढ़ रखा होगा और मैंने भी ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, है ना। जो आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ाया था, तो वो उसमें सारी चीज़ें हैं। और आपके जो यहाँ पे सवाल बनते हैं, इसमें हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ से भी सवाल आ रहे हैं, तो वो हम आगे देख लेते हैं। और जितनी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे तक्षशिला, नालंदा, इन सब से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, याद रहेगा जो C हमारी ग्रेडिंग थी ये 55 से 60 है, फिर C+ क्या हो जाएगा, फिर 60 से 65, है ना। तो बस ये नीचे वाला याद रखिए, आप 100 तक पहुंच जाओगे, है ना। इसमें सब में देखिए 5-5 का ही अंतर है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा तुक्का लगाइएगा। और इस तरह से मतलब यहाँ पर देखिए 55 से 70 के बीच आपका C रेंज आ रहा है ना। और 55 से नीचे है, इसका मतलब नहीं आएगा, कोई ग्रेडिंग इसको नहीं मिलेगी। 70 तक हो गया, 70 से फिर आपका 85 तक, ऐसे याद रखिए, है ना। और 85 से, तो ये आपको इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए RT एक्ट से भी सवाल आपके बन रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं। इसमें क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, है ना, ये 2009 में आया था। इसमें क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद के द्वारा 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक क्या है, विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से क्या हुआ, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया, ठीक है। इसकी इंग्लिश स्लाइड भी है यहाँ पर, इसमें देख सकते हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट, जिसको 2009 बोलते हैं, इस अधिनियम के अनुसार लॉ क्या है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है, ठीक है। और ये जो है, ये तो हो गया आपका 2009 एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें कहा गया। और सरकार ने 2010 में इस कानून को रूप दिया, है ना, इसे कानून का रूप दिया और 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ, लागू किया गया, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका। और इसको किस अनुच्छेद में कहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 21 का में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये
जो 2 पैरा हैं इनमें इसमें याद रखिएगा। बहुत इजी चीज़ें हैं, याद हो जाएंगी, है ना। थोड़ा समझ के पढ़िए, जब बहुत ज़्यादा याद करने वाला कंटेंट हो तो थोड़ा सा उन चीज़ों को एक स्टोरी की तरह से पढ़िए, समझ के पढ़िए। ये 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाती हैं कुछ चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अब देखिए आपके जो क्वेश्चन बने ये आपके यूनिवर्सिटी से बने, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो आयोग और समितियां वाली है ना उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, उसमें क्या कहा, उसमें नया कौन आया, है ना। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से एक आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और अगर हो सकता है क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक बार रिवीजन हुआ रहेगा। यहाँ पर देखिए 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले गए, है ना। इन सारी चीज़ों की मैंने आगे वो बना रखी है वही आयोग और समितियों वाले वीडियो में, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जिसे आधिकारिक तौर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं, और ये कहाँ पे स्थित था, 1857 में स्थापित, ये कोलकाता पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो आर्ट था यहाँ पर, विज्ञान, वाणिज्य, कानून और इंजीनियरिंग, है ना। इन विषयों में स्नातक, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कार्यक्रम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम हुए, है ना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लॉ एंड इंजीनियरिंग को लेके। तो अब यहाँ पर कई ऐसे जो है प्रतिभाशाली यहाँ पर जो प्रतिभाएं थी वो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ली। तो कौन कौन से लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, स्वामी विवेकानंद, ये इन सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, मतलब पूर्व मद्रास था, है ना। तो तमिलनाडु भारत में स्थित भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक और प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है। कौन सा, मद्रास विश्वविद्यालय, है ना। तो ये हो जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इन 1857, ठीक है, 1857 में हुआ था, अराउंड द सेम टाइम एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ऐसा ही टाइम इसका कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी था, है ना। तो ये सबसे क्या थी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की थी। एकेडमिक इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से प्रतिभावान लोग यहाँ पर पढ़ के इन्होंने शिक्षा ली। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, और उसके बाद सीवी रमन, ठीक है, ये रमन है, एंड पॉलिटिशियन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, है ना। तो ये यहाँ पर इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। अब देखिए अब हंटर कमीशन से आपके क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। हंटर कमीशन के रिकमेंडेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये आया कब था, 1882 में था। कई बार आपकी जो ये कमीशंस होते हैं, कमीशंस एंड कमेटी जो होती हैं, वो आपको क्रम से भी लगाने को आती हैं कि क्रमवार इनको लगाइए, है ना, कौन उस समय था इस क्रम से लगाइए, इस तरह से। तो ऐसी जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इसके रिकमेंडेशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया, और कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय भाषा में अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी किसमें होगी, लोकल एजुकेशन में होगी। और ये भी कहा गया कि जो नव स्थापित जिला और नगर निकाय संस्था शिक्षा का प्रबंधन अपने हाथ में लें। इन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो नए स्थापित हो रहे हैं जिला और नगर संकाय, मतलब जो आपकी नगर पालिकाएं वगैरह होती हैं, इसका प्रबंधन अपने हाथ में लें। राष्ट्रपति नगरों के बाहर मतलब महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए और विस्तार के लिए सुझाव दिए जाएं, ऐसे रिकमेंडेशंस में कहा गया। तो महिला शिक्षा की बात हुई, और ये कहा कि जो नगर निकाय संस्थाएं हैं मतलब जिला की, है ना, तो वो जो है शिक्षा का प्रबंधन अपने हाथ में ले। ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। कुछ नई चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ तो नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी हैं, वो मैंने करवाई हैं आपको, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और बस फ़र्क क्या है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ बना दी जाती है, और क्वेश्चन लेंदी कर दिया है ना। डीआई के क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये थोड़े से लॉन्ग बना दिए हैं, जिससे कि पढ़ने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट नहीं सही होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब लगे कि ये कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे एक सवाल करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, आप उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको बाद में करिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करके सब आइएगा, ठीक है।
तुक्का लगाइए या कुछ भी करिए, करके सब आइएगा। बस ये है कि जो आते हुए सवाल है ना उनको कॉन्फिडेंस से और सही सही करिएगा, है ना। जो नहीं आते हैं उनकी तो कोई श्योरिटी ही नहीं है, खैर कोई बात नहीं है। गरीब इलाकों में के सरकारी उद्यमों के लिए गरीब इलाकों में प्राथमिक सिद्धांतों का विस्तार किया गया, है ना। अब स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा प्रशासन जिला और नगर पालिका बोर्डों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। और सरकारी धन से निजी स्वामित्व वाले माध्यमिक विद्यालय शुरू करे गए। इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के जो सेकेंडरी स्कूल थे इनके पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और शास्त्रीय शिक्षकों को कई तरह से विभाजित किया गया। निजी शिक्षा प्रणाली में भारतीय नामांकन को बढ़ावा देना और मिशनरी स्कूलों के उपयोग का विरोध करना, ऐसा कहा गया। लड़कियों और महिलाओं के स्टार्टअप वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इसकी रिकमेंडेशन थी, अनुशंसाएं थी जिन पर आगे कार्य करने के लिए कहा गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हंटर कमीशन से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके न्याय फिलॉसफी से थे। इंडियन लॉजिक में लॉजिक से तो सवाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5-5 सवाल हर यूनिट से आएंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी शिफ्ट में टीचिंग से कम सवाल आए, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो कोई भी यूनिट आपको स्किप नहीं करना है, करना सब है, ठीक है। इस बार दीजिए जैसा भी हो, हाँ, लेकिन करके सब आइएगा, सारे क्वेश्चन करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको जैसे अगर सेकंड पेपर में कई बार 2 आ जाते हैं तो इस तरह से क्या हो गया, मतलब 15 हो गए, है ना। 15 क्वेश्चन, 5 इधर फर्स्ट में हो गए और 2 उधर हो गए। 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर आपके यहाँ पे बनते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा रीडिंग हैबिट्स थोड़ा बढ़ाइए और उसको करने के लिए ना पहले क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर जो है पैसेज को पढ़िए। पैसेज को भी पढ़ते समय जो पहली 3 लाइन है, लास्ट की 3 लाइन है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लास्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सबसे होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के और फिर आंसर दीजिए, ठीक है। न्याय फिलॉसफी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में कई चीज़ें थोड़ी सी बता देती हूँ, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो और फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। न्याय दर्शन की बात कर लेते हैं। न्याय दर्शन को चलाने वाले कौन थे? ऋषि गौतम थे, जो अक्षपात के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या है, न्याय दर्शन को अक्षपात दर्शन भी कहा गया। कभी अगर इस नाम से आ जाए, कंफ्यूज मत होइएगा, न्याय दर्शन की ही बात हो रही है, ठीक है। न्याय दर्शन में प्रमाण का तात्पर्य क्या है? वैध ज्ञान के साधन या सही अनुभूति के स्रोतों से, है ना। ज्ञान के साधन, प्रमाण का मतलब क्या हुआ? ज्ञान के साधन जिनसे हमको नॉलेज मिलता है। न्याय कई प्रमाणों को मान्यता देता है, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान प्राप्त करने का एक अलग तरीका प्रदान करता है, ठीक है। अब इसके 4 प्रमुख प्रमाणों की यहाँ पर पहचान की जाती है। तो न्याय दर्शन की जो प्रमाण है वो बताते हैं कि 4 तरह के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रमाण क्या है ना। प्रमाण क्या है, पहले तो ये जानिए। मन तथा चक्षु, मतलब जो आपके मन है तथा आंखें या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, उसे ही प्रमाण कह के गौतम ने 4 प्रमाणों को स्वीकार किया, है ना। अब 4 प्रमाण क्या थे? मतलब ये समझिए कि जो आपको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को महात्मा जी ने मतलब जो गौतम थे उन्होंने बोला कि यही जो है ज्ञान है ना। तो इस तरह से इन्होंने प्रमाण कितने बताए? 4 प्रकार के प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। अब प्रत्यक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष में क्या है? जिसको धारण किया जाए। इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष धारणा को न्याय में ज्ञान का एक वैध स्रोत माना जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से मिले, है ना। प्रत्यक्ष है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा? देखना, सुनना, छूना, चखना, जो आपकी जो इंद्रियां है ना, सेंस ऑर्गन, वो जो हमें बताते हैं, जो अनुभव हमें कराते हैं, वही चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। बाहरी दुनिया के बारे में तत्काल और निश्चित ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रत्यक्ष। उसके बाद अनुमान क्या है? गैस लगाना, जैसा कि पता है न्याय ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान पर जोर देता है, ठीक है। अब अनुमान की बात हो जाती है, इसमें अवलोकन और पहले अर्जित ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल होता है, ठीक है। तो न्याय प्रणाली तार्किक तर्क पर जोर देते हुए वैध अनुमान के लिए नियम प्रदान करती है। यहाँ पर क्या है? लॉजिकल आर्गुमेंट होता है। तो अनुमान मतलब होता है एक बात को जान लिया आपने और उसी के बाद दूसरी बात को जान लेना, है ना। एक आप गैस लगाना, एक थोड़ा सा आप जानते हो उसके बारे में और दूसरा उसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हो। तो इसमें 3 पद बताए गए हैं, ठीक है। 3 पद में क्या है? अनुमान की बात कर रहे हैं। पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष क्या है? जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है, ठीक है, पक्ष हो गया। साध्य क्या है? पक्ष के विषय में जो सिद्ध किया जाता है वो साध्य है ना।
और हेतु क्या है, जिसके द्वारा, मतलब जो कारण होता है किसी चीज़ का, हेतु जिसके द्वारा सिद्ध किया जाए उसे हेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अनुमान के 3 जो है टर्म्स हो जाते हैं, 3 पद हो जाते हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। ठीक है, उपमान, उपमान मतलब तुलना करना, सादृश्य उसके जैसा, है ना। उपमा, उपमान क्या है, तुलना या सादृश्य के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का एक रूप है। इसमें किसी ज्ञात चीज़ की तुलना करके नई चीज़ को समझना शामिल होता है ना। तो ये प्रमाण समानताएं बनाकर शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ को समझने में मदद करती हैं। तो ये उपमान हो जाता है, मतलब तुलना करना। और शब्द, शब्द क्या है, तो मतलब यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि शब्द मतलब गवाही, न्याय में गवाही या मौखिक गवाही को ज्ञान का एक वैध स्रोत माना जाता है ना। जैसे कि धर्म ग्रंथ, शिक्षा या किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करना शामिल होता है। और उपमान में क्या हुआ, जैसे कि उपमान का बहुत महत्व होता है। हिंदी में जैसे आप पढ़ते हो या आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, इन सब भाषा का अध्ययन कराते हुए वहाँ की घटनाओं का, स्थानों का, इन सब का वर्णन उपमान के आधार पर किया जाता है ना। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर है, कहीं कहीं आपको ले भी जाते हैं स्कूल वाले, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, उपमान। ठीक है, तुलना, सादृश्य। शब्द मतलब गवाही के तौर पे कि किसी विशेष ने वो चीज़ कही और एक गवाह के सोर्स मतलब के रूप में, है ना। तो ये हो जाती हैं आपकी क्या जो है प्रमाण के जितने भी टाइप्स हैं, है ना। ये हो गया आपके। उसके बाद इन्होंने टर्म्स के थोड़ा सा नाम जान लीजिए। ज्ञान के 2 प्रमुख भेद बताए, प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसा ही समझना प्रमा होती है। ठीक है, तो प्रमा के 4 भेद बताए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शब्द, है ना। ये हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रमा, अप्रमा, ये सारे शब्द इन्होंने बताए अपनी न्याय फिलॉसफी में। ठीक है, ये हो जाता है आपका। उसके बाद देख लेते हैं ये 4 प्रमाण न्याय की ज्ञान मीमांसा के लिए क्या है, स्ट्रक्चर के लिए फंडामेंटल, मतलब एक क्या है, उसके एलिमेंट हैं जो इस बात की व्यापक समझ प्रदान करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे मान्य किया जाता है। इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो न्याय प्रणाली 2 सहायक प्रमाणों को भी मान्यता देती है। इसमें आपका जो आता है अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति अनुमान के ही आधार पर होता है, अनुपलब्धि भी आपका जो है अनुमान के आधार पे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके होते हैं। अर्थापत्ति मतलब जैसे कि एक अनोखा प्रमाण जिसमें किसी देखे गए तथ्य को समझाने के लिए एक आवश्यक धारणा बनाना शामिल है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्य प्रमाण संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करते हैं और स्थिति को समझने के लिए एक अनुमान आवश्यक है। मतलब कि अर्थापत्ति का मतलब समझिए कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा भोजन के बाद दवा लेता है और उसे दवा ना लेने, मतलब उसको देखा नहीं किसी ने कि ये दवा ले लेता है, ठीक है, वो खाना खाने के बाद अपनी दवा लेता है और उसको देखा नहीं है, तो आप क्या देखते हो कि उसके स्वास्थ्य मतलब उसका अच्छा है, सुधार है। तो अर्थापत्ति का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपने उसको देखा नहीं दवा लेते हुए, तो अर्थापत्ति का मतलब ये हमको सुझाव देगा कि उसने दवा जरूर ली होगी, है ना। तो अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि मैंने देखा भले नहीं है लेकिन इतना स्वस्थ वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो दवा लेता होगा। ठीक है, तो यही। और आपसे वो देवदत्त वाला उदाहरण इसमें पूछा जाता है ना, कि देवदत्त भोजन नहीं लेता है पर वो मोटा है, ऐसे करके एक ही एग्जाम्पल आता है, बार बार वही आता है। अनुपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि गैर धारणा का प्रमाण जहाँ किसी चीज़ की अनुपस्थिति या गैर अस्तित्व को ज्ञान के वैध स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, ये प्रमाण उन स्थितियों में जो है रेलिवेंट होता है जहाँ किसी अपेक्षित वस्तु या घटना की गैर धारणा उसके गैर अस्तित्व को दर्शाती है। मतलब अनुपलब्धि की बात करें, इसको उदाहरण से समझिए। यदि आपका कोई फ्रेंड है, उसके एक निश्चित समय पे आने की आप उम्मीद करते हो, उसने ऐसा कहा कि मैं इस समय पे पहुंच जाऊंगा, तो आपको एक होप जागती है कि ये हाँ इस समय आ जाएगा, और कहीं आपने काफ़ी वेट किया, वेट करने के बाद भी उसका कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस समय उसके अस्तित्व में ना होने का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये आप सोच लेते हैं कि वो तो है ही नहीं, वो तो आ नहीं पाएगा, ऐसा। तो यही हो जाता है गैर अस्तित्व को दर्शाना, अनुपलब्धि, उस समय वहाँ प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो अनुमान के भेद क्या हो गए इसमें, देखिए इस तरह से ही सवाल आपके आते हैं, इसलिए मैंने आपको दे दिया अनुमान के भेद। देखिए इसमें पूर्ववत, शेषावत और सामान्यीकरण। पूर्ववत में क्या है, दूर की पहाड़ी पर धुएं का निरीक्षण करना, मतलब धुएं के जो धुआं उठ रहा है उसका आभास, आग की उपस्थिति का अनुमान लगाना, तो ये पूर्ववत हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका पूर्ववत, मतलब
देखने के बाद उसकी जो है अनुमान लगाना कि ऐसा अगर हो रहा है, धुआं उठ रहा है तो मतलब आग होगा, तो आग की उपस्थिति का अनुमान। शेषावत, शेषावत क्या है? पैरों के निशान देखना और किसी व्यक्ति की उपस्थिति का अनुमान लगाना। पैरों के निशान मतलब शेष हैं वहाँ पे, है ना, तो पैरों के निशान व्यक्ति के अस्तित्व का संकेत देने वाले निशान के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पूर्ववत मतलब आग वहाँ पर लगी है क्योंकि धुआं उठ रहा है ना, तो जब आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्ववत हो जाता है। फिर क्या है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण हम हर जगह पढ़ते हैं, रिसर्च में भी पढ़ते हैं। तो सामान्यीकरण मतलब एक जनरल वे को सब पे अप्लाई करना। तो हंसों के सफ़ेद होने के कई उदाहरणों का अवलोकन करना और सामान्यीकरण का अनुमान लगाना कि सभी हंस सफ़ेद होते हैं। एक कोई चीज़ आपने ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी और वैसा सोच लिया कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसलिए मैंने सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जल्दी से मैंने कहा बता दूं और सारी चीज़ों का आपका क्विक रिवीजन करा दूं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और ये सारा आपको करके जाना भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ICT में आप पूरे जो है फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, NEP 2020 के बारे में पढ़ लीजिएगा, नई शिक्षा नीति जो है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, और डिजिटल इनिशिएटिव से अभी सवाल नहीं दिखे हैं तो वो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने भी वीडियो बनाई है, बाकी आप जहाँ से भी देखना हो आप देख लीजिए, एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लीजिए, है ना, फास्ट उसको जो है स्पीड बढ़ा के आप पूरे वीडियोस को देख लीजिए। जो मैंने ये वीडियो बताई है सॉफ्टवेयर वाली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेगरिज्म से भी सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, तो प्लेगरिज्म का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। तो इस तरह से आपकी काफ़ी कुछ जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल के पेपर के बारे में बताइएगा कि किस तरह से पेपर हुआ, क्या क्या क्वेश्चन आए, कमेंट में आप लोग सभी बताइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और सभी को ऑल द बेस्ट। सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, कोई भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल बढ़िया से करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।